So, hi everyone. Very good afternoon to all. Good afternoon, Chaitanya, Anshika, everyone. Uh, I'm fine, beta. I'm fit and fine. Mitlesh, Anshika, platform changed. Swayam, Mudit, Vidhi, Vanshika, everyone, beta. A very good evening to all. Bhavna, a very good evening to all. I am fine, beta. So now, should we start our today's lecture? आज की क्लास स्टार्ट करनी चाहिए. Sir, increase your volume. Actually, it is maximum. Video blur है sir. Okay, no problem. I'm just refreshing my page. एक बार refresh कर देता हूँ. कोई बात नहीं. क्या आप ठीक है बेटा? Is it fine? Okay, that's great. So अब मैं start कर रहा हूँ बेटा आज की क्लास आपकी. आप सभी को अगर मैं properly visible और ऑडिबल हूं मैं तो आराम से हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ रहे थे. वी हैड कंप्लीटेड द एक्सपेरिमेंट पार्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक पार्ट, जहां हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के रिलेशंस यहाँ पे हो सकते हैं. फर्स्ट क्या हो सकता है, अगर हम लोग बैटरी की पोलरिटी को इस तरह से रखें कि हमारे पास जो इमिटर वाला प्लेट है वो हमारे नेगेटिव एंड हमारे नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ हो, और जो हमारा पॉजिटिव साइड का प्लेट है ना, जो हमारा कलेक्टर प्लेट है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो, तो हमारे जितने भी, हाँ एग्जैक्टली बेटा, इट वाज हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, है ना. तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इमिटर प्लेट से निकलेगा तो इट विल रीच एट द कलेक्टर प्लेट, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कलेक्टर प्लेट पे चले जाएंगे. अगर यहां से निकलने वाले इमिटर प्लेट से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट के ऊपर चले जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. ऐसे करंट को हम लोग क्या नाम देंगे? सैचुरेशन करंट. एंड सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंटिंग ऑन द इमिटर प्लेट के ऊपर जो पड़ रहा है. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. हमने क्या किया इस बार हमने जस्ट फ्लिप कर दिया, बैटरी के पोजीशन को फ्लिप कर दिया. नाउ द इमिटर प्लेट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी एंड द कलेक्टर प्लेट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी. इस बार क्या होगा, इस बार हमारे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो अपोज किए जाएंगे, किससे? हमारे कलेक्टर प्लेट के नेगेटिव टर्मिनल वाली बैटरी से कनेक्ट होने के कारण. ओके, सो इट मे बी पॉसिबल जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन सामने ना पहुंच पाए. तो ऐसा वोल्टेज जिसपे हमारे इमिटर प्लेट से निकलने वाला कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन सामने वाले प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानेंगे. एग्जैक्टली बेटा. और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज इंसिडेंटिंग. सो होपफुली इतनी बातें सभी को याद है, हम सभी ने इतनी बातें ध्यान में बना रखी है ना. इंटेंसिटी वाले पॉइंट पे क्लियर नहीं हो आप, कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं बेटा. अगर मान लो कि मेरे पास प्लेट है, उस प्लेट पे मैं 10 ही फोटोन डाल ही रहा हूं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल सकते हैं? इट इज 10, है ना. तो हमारा जो सैचुरेशन करंट होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हमारा जो सैचुरेशन करंट है इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. ओके, आई एम फाइन बेटा, है ना. सो होपफुली द थिंग्स विच आई वांट टू रिवाइज वो सारी चीजें रिवाइज हो चुकी हैं. नाउ बस मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं और उसके बाद ग्राफ्स पे लेकर आता हूं आपको, ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द फॉर्मूलाज हियर. द हेडिंग इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. चैप्टर अभी वही चल रहा है हमारा. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन
ओके, sorry, dual nature of matter and radiation. Sorry, dual nature of matter and radiation. क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा आप अपूर्वा? सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एनर्जी ओनली। एग्जैक्टली बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी एंड यू वांट टू स्टॉप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट द इमिटर प्लेट इटसेल्फ, है ना? तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी उसे मिल रही होगी, उस एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा? अपोज कर देना होगा कि सामने वो ना पहुंच पाए, है ना? फॉर दैट यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। आपको वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ही यूज करना होगा कि जितनी काइनेटिक एनर्जी आपने दी है, आप बैटरी कनेक्ट करके उतनी एनर्जी को अपोज कर सको। इसलिए आप एक बैटरी सोर्स से उसे जोड़ते हो और उस बैटरी के पोटेंशियल को आप क्या कहते हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हो। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूलाज फर्स्ट। सबसे पहले फॉर्मूलाज जो हैं उनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले को लिख रहा हूं मैं। देखो, अब मैं ओवरऑल पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे कोट कर रहा हूं। आई एम राइटिंग एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट। अब देखो यहाँ पे ये जो एच न्यू नॉट आपने लिखा है, दिस वन इज फाइव वर्क फंक्शन, है ना? और ये जो ईवी नॉट लिखा हुआ है, दिस वन इज बेसिकली के ई मैक्स। वी नॉट को हम लोग यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं, दिस वन इज बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ याद आया बच्चों? ये पढ़ लिया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, है ना? और यहाँ पे ये जो एच न्यू नॉट था, यहाँ न्यू नॉट को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जान सकते हैं। द सेकेंड फॉर्मूला वाज, सेकेंड फॉर्मूला क्या था हमारा? इट वाज एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस ईवी नॉट। हियर this lambda naught is hc by lambda naught is, sorry, this one is completely phi। लैम्डा नॉट को हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जान सकते हैं। एंड हियर ऑल्सो बेटा दिस ईवी नॉट इज नथिंग बट के ई मैक्स। ये हमारा क्या है? सिंपल के ई मैक्स है। तो इतनी बातें तो हम लोगों को पहले से पता है ना? अब यहां से मैं आपको ग्राफिकल पोर्शन की तरफ लेकर चलता हूं। मैं एक एक करके अलग अलग तरीके के ग्राफ्स यहाँ पे प्लॉट करके आपको दिखाता हूं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरत के हैं, है ना? बहुत काम के हैं। ठीक है? सो आई एम स्टार्टिंग बेटा, बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कुछ भी बताने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन तो पता ही होगा कि आपका एक एफटी होने वाला है 18th ऑफ नवंबर को। फिजिक्स का क्या टॉपिक है आपका? रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सो यू कैन इजिली बेटा, यू कैन इजिली अटेम्प्ट, आप आराम से दे सकते हो। तो आप अपियर हो, अच्छे से मार्क्स लेकर आओ, है ना? ये मेरा वेल विश है आपके साथ। आज के बाद आपको पता ही है छुट्टियां होने वाली हैं। छुट्टियों में प्रिपरेशन का पूरा टाइम है आपके पास। जस्ट अच्छे से प्रिपेयर करो और एकदम तहलका मचा दो, जबरदस्त सा नंबर लेकर आ जाओ एकदम। ठीक है? इज इट फाइन? सो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द टॉपिक अगेन। मैं दोबारा से आपको टॉपिक्स की तरफ लेकर आता हूं। अब हम लोग टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने बोला आपको ग्राफ जो भी होंगे बेटा, उनको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ, मैं समझा नहीं बेटा। सर, आप भी किसी को लाइव लो। मैं समझा नहीं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। लैम्डा नॉट इज, नो बेटा, लैम्डा नॉट इज मैक्सिमम वेवलेंथ। आपको पता होना चाहिए, उससे ज्यादा वेवलेंथ अगर आप करोगे तो आपकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, और कम होगी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा, है ना? अच्छा, मैं वीडियो कंट्रोल भी दे सकता हूं आपको?
platform is changed and you can give video and audio control. Okay, I don't know actually बेटा, मैंने अभी तक चेक नहीं किया था. हाँ, आप सही बोल रहे हो. एग्जैक्टली. ओके. बट आज मैं सर हमने अपूर्वा को देखा. ओके. ओके ओके. चलो एक्चुअली बेटा मैं आज ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा. लेट मी फिनिश द टॉपिक फर्स्ट. आफ्टर दैट आई विल डू एनी एक्सपेरिमेंट. है ना. तो पहले पढ़ लेते हैं फिर आराम से एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे. है ना. ओके. व्हाट मैक्सिमम एज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. बेटा आप गलत समझ रहे हो अभी. अब लगता है आपको फिर से मुझे बतानी पड़ेगी चीजें. अब थोड़ी देर के लिए बेटा हम लोग प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप चैटिंग फॉर अ वाइल. है ना. लेट मी टीच फर्स्ट. थोड़ी देर पढ़ लेते हैं फिर बातें कर लेंगे. है ना. तो प्लीज छुट्टी कल से है बेटा, आराम से कल से एंजॉय करना. आज छुट्टी नहीं है, आज पढ़ते हैं पहले. मैं बता रहा था बेटा, प्रिया आप थोड़ा सा बेटा क्लास में कंसंट्रेशन बढ़ाओ. देखो ई एच न्यू नॉट के बराबर ई जो है वो क्या होता है, न्यू के प्रोपोर्शनल होता है. तो जब हम न्यू की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी तो बढ़ेगी ना. मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं, वो मिनिमम एनर्जी चाहता हूं जिसके लिए इलेक्ट्रॉन निकल जाए. दैट्स वाई मुझे जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करनी होगी वो फ्रीक्वेंसी हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी. लेकिन ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा का होता है. तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी ना. है ना. तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे कि इस वैल्यू से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो. इससे ज्यादा अगर आप लोगे तो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर नहीं निकल पाएगा. सो न्यू के लिए हम लोग हमेशा मिनिमम वर्ड यूज करते हैं और लैम्डा के लिए हम मैक्सिमम यूज करते हैं. चलो वापस आते हैं. तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ग्राफ. सबसे पहला ग्राफ जो मैं आपका बना रहा हूं, ये बना रहा हूं मैं आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का. हियर आई एम राइटिंग. फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. अब देखो ये बहुत ही टफ ग्राफ नहीं होने वाला है. इफ वी नो द इक्वेशंस आप आराम से इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो. आपने बहुत लंबी कहानी लिख दी है बेटा. अब इस कहानी को सही में पढ़ के तुरंत रिप्लाई करना इज अ टफ टास्क. आप यहां से समझने की कोशिश करो. थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टॉपिक मैं ले रहा हूं इसी से ये जुड़ा हुआ है. एक बार आप पढ़ोगे आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा. तो 2 मिनट मुझे एक्सप्लेन करने दो. आज मैं सीरियसली आपकी क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा हूँ. प्लीज बेटा लेट मी टीच फर्स्ट. मैं आज सीरियसली मैं बहुत बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ. प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट. है ना. अगर आप पहले सुनोगे ही नहीं, पहले क्वेश्चन ही पुटअप करने लगोगे तो कैसे कोई पढ़ा पाएगा आपको, बताओ. है ना. कोई चीज कंप्लीट तो करने दो एटलीस्ट. हमने तो जो चीजें पढ़ी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही बताने जा रहा हूं. कैसे वेरिएशन होगा इसी को समझने जा रहे हैं. इसके लिए समय आप दे ही नहीं रहे हो. चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं. मैं सीरियसली मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा ऐसी हालत में. मतलब अब आप लोग इतने बड़े हो बेटा, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, फिर भी आपसे ये सब एक्सपेक्टेड नहीं होता है अब. है ना. चलो ध्यान से देखते हैं. मैं आपको बता रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बारे में. फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने. फॉर्मूला है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट. अब हम ध्यान से देखते चलते हैं, समझते हैं इसको आराम से. हम लोग अगर वी नॉट को यहाँ पे वाई की तरह ट्रीट कर लें और हम लोग फ्रीक्वेंसी को एक्स की तरह ट्रीट कर लें, है ना. तो इसके लिए मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ कुछ दिखता सा यहाँ पे दिख रहा है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. एंड इन द सेकेंड स्टेप आई कैन राइट वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई ई माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई हियर. हमारे पास एक छोटा सा इक्वेशन निकल कर आ जाता है जहां हम देख रहे हैं वी नॉट को हम लोग आसानी से y की तरह ट्रीट कर सकते हैं. वी कैन टेक दिस एच न्यू नॉट बाई ई एज इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, दैट इज c.
और यहाँ पे हम लोग इस एच न्यू बाई ई को, इस न्यू को अगर मैं एक्स जैसा मानूं तो एच बाई ई को मैं आराम से स्लोप मान के काम कर सकता हूं। स्लोप इज इक्वल टू एच बाई ई। यहां से अब चीजें जो हमें दिख रही हैं, एक बात तो क्लियर हो गई है कि द ग्राफ इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ग्राफ हमारा कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्लोप हम लोग एच बाई ई के इक्वल लेंगे और इंटरसेप्ट हमारे पास नेगेटिव होने वाला है। तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग द ग्राफ फर्स्ट। मैं इस ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ट्राई टू सी द ग्राफ। दिस एक्सिस इज बेसिकली वी नॉट। हियर आई एम टेकिंग दिस वन एज अ फ्रीक्वेंसी और एक ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा, मैं दिखाता हूं आपको। ओ नो, एक मिनट बेटा, मैं दोबारा से ड्रॉ कर दे रहा हूं। ओके। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसमें से कुछ चीजें अभी मुझे ओमिट भी करनी होगी, बाहर भी निकालनी होगी, है ना? तो पहले इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ये हमारे पास क्या था? वी नॉट है हमारे पास। इस एक्सेस पे मैंने क्या लिया है? फ्रीक्वेंसी को लिया है। इनिशियली हमारी फ्रीक्वेंसी मान लो जीरो थी। क्या जीरो थी उस समय हमारा कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाया होगा क्या? आंसर इज नो, नहीं निकला होगा। पहला इलेक्ट्रॉन जाके कब निकलेगा मेरा? जब हमारी वैल्यू कितने के बराबर होगी? जब हमारी वैल्यू न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के इक्वल हो जाएगी। यहां ऐसे ये जो इंटरसेप्ट है, दिस इंटरसेप्ट इज एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। ये हम लोगों के पास है, हमें पता है। तो मैं सबसे पहली जो यहाँ पे पॉइंट लूंगा बेटा, इस पॉइंट को लूंगा एंड दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज न्यू नॉट। बिफोर दिस, इसके पहले किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मुझे किसी तरह के कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत नहीं है। सो यू कैन इजिली रिमूव दिस पार्ट। आप सीधे सीधे इस पार्ट को रिमूव कर सकते हो। ये हमारे ग्राफ का पोर्शन होने ही वाला नहीं है ना? इससे पहले कोई इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है, तो मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को रोकने की जरूरत है ही नहीं। आफ्टर दिस, जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, मान लो मुझे जो है यहाँ पे जो मैंने एनर्जी दी थी वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। और यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कारण जो मतलब यहाँ जो आपका वर्क फंक्शन है, इट इज ऑल्सो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा आराम से। यहां तक तो हम समझ गए। अब जैसे ही हम यहां से इलेक्ट्रॉन फोटॉन की एनर्जी बढ़ाएंगे, 10 से 11 करेंगे। जैसे ही हम 11 करेंगे, क्या होगा? हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो टू स्टॉप दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यू हैव टू जस्ट बेटा एक बैटरी लगानी पड़ेगी जिसका वोल्टेज हमारा 1 वोल्ट होगा। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। नाउ जैसे जैसे मैं एनर्जी को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे मैंने 11 से 12 कर दिया, नाउ द रिक्वायरमेंट इज ऑफ 2 वोल्ट। ऐसे ही जैसे ही मैं उसे 13 करूंगा, द रिक्वायरमेंट इज ऑफ 3 वोल्ट एंड इट विल स्लाइटली इंक्रीज, जो कि यहाँ पे लीनियरली मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ समझ सकते हो बेटा कि जैसे जैसे हम एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, हम न्यू को बढ़ा रहे हैं, ऑल ऑफ वैसे ही क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी जो हम इंसिडेंट करा रहे थे वो इंक्रीज कर रही है। और उसको होल्ड करने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की हमारी नीड थी, वो भी लीनियरली क्या हो रही है? इंक्रीज करती हुई चली जा रही है। इज इट ओके? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये समझ आया? इससे पहले के ग्राफ को हमने क्यों मिटा दिया, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? पीछे का ग्राफ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ही नहीं। होगा ही नहीं तो हमारा आंसर आएगा नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं क्या आपका क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है क्या? क्या आपने जो क्वेश्चन यहाँ पुटअप किया था, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है यहाँ से? ओके बेटा, तो यहां से अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अभी मुझे और तीन तीन ग्राफ्स और लेने हैं बेटा। नो बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये नहीं है। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना? इस एक्सेस पे आप क्या लिख रहे हो? ये जो एक्सेस है जहां पे आप लिख रहे हो, ये तो फ्रीक्वेंसी वाला एक्सेस है ना? तो यू शुड राइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हियर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल शुरुआत में क्या थी? जिस समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जितने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो था हमारा। और जैसे जैसे हमने उससे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, हमारी वैसे ही बेटा थ्रेशोल्ड हमारी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल थी उसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करती चली गई। होपफुली अब मेरी बातें आपको दिमाग में चली गई हैं। ओके, सो शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट? Okay, beta, that's great. So I am just taking you to the next one.
The second one is related with photo current and intensity. So this time I will draw a graph between photo current एंड इंटेंसिटी. देखो इस ग्राफ में ज्यादा दिमाग मैं आपको लगाने के लिए बोलूंगा नहीं, और यहाँ किसी इक्वेशन की भी नीड नहीं है बेटा, है ना. यहाँ किसी इक्वेशन की भी नीड नहीं है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, मान लो कि मेरे पास पहले से 10 फोटॉन्स थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे. बाद में मेरे पास 20 हुए तो 20 होंगे. इसका मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है. और जीरो था तो जीरो होंगे. इट मीन्स हमारा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा. उसको हम लोगों को स्टार्ट कहां से करना होगा? उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट करना होगा, जहां पे हमारा एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है. एंड आफ्टर दैट इट विल जस्ट मूव, है ना. तो बिल्कुल आहारवितिक, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा. वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ विच इज प्रोपोर्शनल लाइक दिस. मैं सिंपल वे में एक प्रोपोर्शनलिटी वाली लाइन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं. इट विल गिव मी द रिजल्ट. ये मुझे मेरा रिजल्ट दे देगा. देखो यहां पे ध्यान से देखना बच्चों. दिस वन विल गिव अस द रिजल्ट. तो ये मेरा सबसे इजी ग्राफ है. इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत थी ही नहीं. इस एक्सिस पे हमने क्या रखा है? फोटो करंट को. और ये जो एक्सिस है इस पे हमने किसको रखा है? ये है हमारी इंटेंसिटी. होपफुली आपको ये बातें बिल्कुल दिमाग में क्लियरली समझ में आ गई होंगी. क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? इज दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट. मैं यहां से आगे लेकर चलता हूं. मैं यहां से आगे अगले पॉइंट पे आ रहा हूं बेटा. नाउ द नेक्स्ट वन जो है, इसमें तो कोई अब एक्सप्लेनेशन नहीं देना ना. आपको ये पॉइंट तो बिल्कुल समझ आ गया ना सभी को? ओके, सो नाउ आई एम राइटिंग फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो इस बार हमारा ग्राफ कैसा होगा हम लोग देखते हैं बेटा. ध्यान से देखा जाए, है ना. फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है. ध्यान से देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व, है ना. अब हम लोग इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं हम लोग. सबसे पहले तो मैं एकदम जनरल वाला बनाता हूं. इसके बाद मैं ऐसे ग्राफ को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, दो अलग अलग तरीके से आपको दूंगा, जिसपे हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ इन वेरी बेसिक मैनर. बहुत ही बेसिकली इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, करके दिखा रहा हूं, है ना. देखो सबसे पहले जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहां पे मैं उसको वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. हियर आई एम राइटिंग फोटो करंट. ये हमारे पास क्या है? फोटो करंट है. नाउ समझने का प्रयास किया जाए. सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एक पॉइंट से. यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना. ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मान रहा हूं. आप देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल को जब समझते हैं हम लोग, तो हमेशा एक चीज का ख्याल रखना, है ना. हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले पार्ट को लेते हुए कर रहे हैं. और जैसे ही हम बैटरी की पोलरिटी बदल देते हैं, मतलब इस केस में क्या था, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जो था वो हमारे इमिटर प्लेट के साथ जुड़ा हुआ था स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले केस में, है ना. तो जो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल है ना, मैं उसको यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मान रहा हूँ. राइट साइड में जब हम बढ़ रहे हैं तो हम बैटरी की पोलरिटी चेंज कर रहे हैं, हम ये बात मानेंगे. नहीं समझ आई? देखो हम लोग दो सिचुएशन पढ़े थे ना. पहला सिचुएशन पढ़े थे जहां सेचुरेशन करंट आया था, है ना. जो सेचुरेशन करंट आया था इस वाले को हम लोग राइट साइड में रखेंगे. और जहां पे हम लोग इसको स्टॉप कर रहे थे, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, उसे हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखेंगे. तो ये बेसिकली हमारा नेगेटिव पोटेंशियल वाला पार्ट है. ये हमारा राइट साइड वाला पॉजिटिव पोटेंशियल वाला पार्ट है. ठीक है. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे वी नॉट से. दिस वैल्यू इज बेसिकली वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल. यहाँ पे कोई भी मेरा फोटो करंट था ही नहीं. अब जैसे जैसे आप वैल्यू को कम करते जाओगे, मान लो कि 10 वोल्ट पे सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जा रहे थे, अब मैं उसको 10 से 9 करूंगा, तो क्या कुछ करंट, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे. इस तरह से बेटा अगर हम लोग इसको बढ़ाते जाएं, मतलब इस वैल्यू को कम करते जाएं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को कम करते जाएं,
क्या धीरे 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 हमारा करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा? क्या करंट का वैल्यू इंक्रीज करता गया। अब मैं इसको पॉजिटिव साइड में लेके चला आया। पॉजिटिव साइड में लेके चला आया मतलब सामने वाले प्लेट पे मैंने अब पॉजिटिव पोटेंशियल से उसे कनेक्ट कर दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जिसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबके सब क्या होंगे, सामने वाली प्लेट पे जाने लग जाएंगे। क्या इसे हम लोग यहाँ पे सैचुरेशन करंट के नाम से जान सकते हैं क्या? दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। क्या सैचुरेशन करंट से आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो? आंसर इज नो। इससे ज्यादा तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। नहीं बेटा, ये कोई इनवर्स रिलेशन ऐसा कोई टर्म यूज मत करना बेटा, है ना। इंक्रीज हो रहा है जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है। एक पोजीशन पे जाने के बाद हमारा ये कर्व बिल्कुल कांस्टेंट हो जा रहा है क्योंकि हम सैचुरेशन करंट को अचीव कर ले रहे हैं। तो यहां आई एम राइटिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इस पोजीशन के बाद क्या बोलते हैं कि सैचुरेशन करंट हो गया है। जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सारा का सारा सामने वाली प्लेट तक पहुंचने लगा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर वो रहा ही नहीं। वो जैसे ही इस एक्सिस को, इस फोटो करंट वाले एक्सिस को क्रॉस किया, उसके बाद से तो पोलरिटी ही बदल गई। तो एक्चुअली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म ही है ना, वो सिर्फ लेफ्ट साइड वाले के लिए काम आ रहा है। तो आप इसको पोटेंशियल लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। एक्चुअल में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इसका वो लेफ्ट साइड में है ना। इन लेफ्ट साइड यू कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो ऐसा है बेटा, मैं इसको पोटेंशियल वर्ड कर देता हूं तो आपके लिए हो सकता है समझना आसान हो। मैं इसको चेंज कर देता हूं। आई एम राइटिंग ए नोड पोटेंशियल। अब तो ठीक है ना। आई एम राइटिंग पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। अब तो सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझने में कोई परेशानी नहीं। अगर लेफ्ट साइड में है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, राइट साइड में चले गए तो मैं इसको एनोड पोटेंशियल मान लेता हूं। दिस वन इज कंसिडर्ड एज एनोड पोटेंशियल। होपफुली पॉइंट इज क्लियर, है ना। तो अब तो दिमाग में चली गई होगी बात कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था। राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ये एनोड पोटेंशियल हो गया। ये अट्रैक्ट करने वाला जो पोटेंशियल था वो हो गया हमारा। डन। आपको मैं क्या बता दूं बेटा, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट हमारे करंट की वो वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू है जो तब मिलती है हमें जब हम सामने अपने कलेक्टर प्लेट पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप कर दें, जिससे हमारे इमिटर प्लेट से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कलेक्टर प्लेट पे जाकर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। इज इट ओके? एट एंड, सर एट एंड, एट सैचुरेशन करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी जीरो। आपकी आपका क्वेश्चन ही बिल्कुल बेटा समझ से फिर से बाहर है ना। कर्व्ड है बेटा, ये लाइन कर्व है, हल्का सा कर्व भी हो सकता है, हल्का स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है ऐसा, है ना। हमें बस इतना समझना है कि धीरे 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 क्या हो रहा है, फोटो करंट बढ़ रहा है। अभी तक देखो जिन बच्चों का क्वेश्चन अभी भी नहीं हो रहा है ना, मतलब ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनको अभी भी कॉन्सेप्ट एक्चुअली नहीं समझ में आया है। तो आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने पेन वेन को रखो, अपनी उंगलियों को दूर रखो स्क्रीन से और समझने की कोशिश करो। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, आप सब लोग इसको थोड़ा भारी भरकम बना रहे हो। मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हल्का करने का, एक लास्ट और अटेम्प्ट मैं कर रहा हूं, है ना। ध्यान से मेरी बात को सुनना। मेरा सेटअप क्या था, मेरे सेटअप में यहाँ पे आप फोटॉन्स डाल रहे थे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, यही था ना। मैंने सामने पॉजिटिव वाले को जोड़ रखा है, सामने पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा, तो ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमारा जो इस पॉइंट के राइट साइड वाला पॉइंट है ना, ये इस पॉजिटिव साइड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमारी करंट की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करने के बाद सेचुरेट हो जा रही है। शुरुआत में क्या हुआ, पहले यहां से निकलने वाले 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, सामने मान लो 2 पहुंच रहे थे, तो करंट थोड़ी सी थी। बाद में हमने क्या किया, मान लो कि थोड़ा बहुत सामने पॉजिटिव पोटेंशियल डाला तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। एक ऐसा सिचुएशन आया जब यहां से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, सामने वाली प्लेट पे, कलेक्टर प्लेट पे जाने लगे।
इसे हमने क्या कह दिया, सैचुरेशन करंट का नाम दे दिया। 10 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 सामने वाली प्लेट पे पहुंच गए। 10 से ज्यादा तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो इस करंट को हमने क्या कह दिया, सैचुरेशन करंट का नाम दे दिया। अब वो 10 पे ही कांस्टेंट रह जाएगा। आप पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लो, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने ही लगे हैं तो आप और इंक्रीज तो कर ही नहीं सकते हो, इसलिए आप उसे सैचुरेशन करंट का नाम दे दोगे, जो करंट आया है। अब मैं इसको रोकना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैटरी की पोलरिटी को बदल दूंगा। अब वो उसे रोकने लगेगा, रोकेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करंट की वैल्यू कम होगी और एक ऐसा पोजीशन आएगा जब जाकर करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जहां करंट की वैल्यू जीरो हो गई, इसको आपने क्या कह दिया, दिस वन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जीरो नहीं हुआ है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है ना, यहाँ करंट की वैल्यू जीरो हुई है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इतना है ही ना आपके पास, दिस वैल्यू इज वी नॉट, तो वी नॉट तो है ही ना यहाँ पे, ये वी नॉट ही तो लग के इसको रोक दिया है। अब हमारा कोई करंट सामने नहीं जा पा रहा है, तो ये पूरा का पूरा सेटअप है। नीचे वाले के लिए हम लोग ये लेफ्ट साइड का सेटअप देख रहे हैं, और जो ऊपर का जो ग्राफ, ऊपर का जो हमने यहाँ पे बनाया है डायग्राम, इसके लिए हम आगे के सेटअप को देख रहे हैं, जो हमारे राइट साइड वाला सेटअप है, ये देख रहे हैं। इज इट फाइन? तो आप में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे बेटा, ये क्वेश्चंस क्या आपका क्लियर हुआ? फोटो करंट कब आएगा इनिशियली? फोटो करंट कब आएगा इनिशियली, मतलब फोटो करंट तब आएगा जब आप सफिशिएंट एनर्जी दे दोगे। सफिशिएंट एनर्जी आपने दे दी, वहां से करंट निकलना शुरू हो गया। बेटा अगर अगर नहीं समझे हो, मतलब ये क्वेश्चन का मीनिंग ही था कि फिर से सब बाउंस कर गया, अभी भी कुछ गया नहीं। प्रिया बेटा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, प्लीज इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनीथिंग, प्लीज लिसन। क्योंकि एक बच्चे को परेशानी हो रही है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे हम सुनने में गड़बड़ कर रहे हैं। तो इंटरप्रेट करो, सुनो बातों को, पहले ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करते ही क्या है, हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो उस सरफेस पे जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड से ब्रेक होके बाहर निकल जाए। तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम करंट का नाम देते हैं, और ऐसे करंट को हम लोग फोटो करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो फोटो करंट है। अब अगर मैं इस सेटअप की बात करूं, तो मैं इस सेटअप में दो तरह का अरेंजमेंट करता हूं। पहला, हमारे ये राइट साइड वाला अरेंजमेंट है, जहां हम कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं। यहां ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे हमारे जितने भी वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, वो सबके सब सामने वाली प्लेट तक जाना शुरू कर दें। पहले मान लो एक दो जा रहे थे, तो हमारे पास फोटो करंट की वैल्यू कम थी। अब जब मैंने वहां पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, उन्होंने सबको अट्रैक्ट करना शुरू किया, तो हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पे जाने लगे। तो वैसे केस में फोटो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, जिसको हमने एक नाम दिया सैचुरेशन करंट का। अब इस सेटअप को मैंने उल्टा किया। अब मैं चाहता हूं कि यहां से निकलने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पे ना जाए। इसके लिए हम सामने वाली प्लेट को नेगेटिव प्लेट बना दिए। अब धीरे धीरे उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे। शुरुआत में वो कुछ को रोक पाएगा, बाद में वो कुछ और ज्यादा नंबर को रोक पाएगा, और फाइनली एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब वो वहां से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक ले रहा है। जब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने लायक बन गया, तो ऐसे पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन ग्रेजुअली कम हुआ है, धीरे धीरे ये वैल्यू कम हुई है। हम लोग जैसे जैसे पोटेंशियल को नेगेटिव साइड में बढ़ाते गए हैं, वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती गई है, और एक पोजीशन पे जाके ये जीरो हो गई है। तो ये पूरा कर्व इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या अब भी नहीं समझ में आया, या अब क्लियर हुई बात आपको? एंड इट कंप्लीटली इंडिकेट्स बेटा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, एकदम बिल्कुल लैक ऑफ कंसंट्रेशन को बताता है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ, अदरवाइज बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं बेटा, फिर बहुत कुछ मिस करने लगोगे। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखता हूं। यहाँ पे दो तरह के सिचुएशन में हमसे क्वेश्चन पूछे जाती हैं। पहला सिचुएशन है, हमारे पास हमारे पास जो है एक ही तरह का प्लेट हमने लिया है, बट हम डिफरेंट सेट ऑफ इंटेंसिटीज यूज कर रहे हैं। मतलब हमारे पास जो पहली इंटेंसिटी का सेट है ये I1 है, दूसरा जो सेट है ये I2 है, और तीसरा जो सेट है ये I3 है। हमने
तीन इंटेंसिटी की डिफरेंस सेट ली है. आवर प्लेट इज सेम, एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, एनर्जी इन एवरी सेट इज सेम. दीज आर डिफरेंट इंटेंसिटीज. हमने इंटेंसिटी अलग अलग कर दी है, बट स्टिल एनर्जी इज सेम. एनर्जी को हम लोग सेम रख रहे हैं. तो ऐसे केस में हमारा ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होने वाला है, ये हमें पता करना है. तो देखो बच्चों, आप सभी जानते हो कि अगर मेरी इंटेंसिटी अलग अलग है, मतलब फोटो करंट हम लोगों को अलग अलग मिलने वाला है, सैचुरेशन करंट हम लोगों को अलग अलग मिलने वाला है. बट अगर हमारा प्लेट एनर्जी हमारा सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम होगा. दैट्स फॉर श्योर. ये हम लोग आराम से कह सकते हैं. तो अगर मैं अब यहाँ पे ग्राफ्स ड्रॉ करूंगा, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट सेम होगा. बट आई विल टेक ग्राफ लाइक दिस. एक ग्राफ मैंने यूं बना दिया, दूसरा ग्राफ मैंने यूं बना दिया, और तीसरा ग्राफ मैंने यूं बना दिया. ये तीन तरह के ग्राफ्स हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो सकते थे. यहां मैं मान लेता हूं इंटेंसिटी I1 है, यहाँ की इंटेंसिटी I2 है, यहाँ की इंटेंसिटी I3 है, और ये जो पॉइंट है ये सेम है हमारे पास. दिस वन इज बेसिकली V0. तो एनर्जी चेंज नहीं किया, V0 नहीं बदला, लेकिन इंटेंसिटीज बदल देने के कारण क्या चेंज हो गया, हमारे फोटो करंट की वैल्यू हर जगह पे चेंज होती गई. जहां ज्यादा इंटेंसिटी होगी वहां फोटो करंट ज्यादा होगा, जहां कम इंटेंसिटी होगी वहां फोटो करंट कम होगा. आप देखकर बताओ कहां फोटो करंट ज्यादा है, यहाँ पे कहां फोटो करंट ज्यादा है. I1 के केस में ज्यादा है. इसका मतलब है I1 की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, I3 की इंटेंसिटी मिनिमम है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाले में क्या होता है, दिस टाइम एनर्जीज आर डिफरेंट. E1, E2, E3, these are basically energies. और अगर हम बोलें तो इंटेंसिटी इज सेम. दिस टाइम इंटेंसिटी इज सेम. इंटेंसिटी एक तरह का है. तो इस बार हमारा ग्राफ कैसा होगा, दिस टाइम सैचुरेशन करंट विल बी सेम, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल्स विल बी डिफरेंट. स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें क्या क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे. सो दिस टाइम व्हाट वी हैव टू डू, इस बार हमें क्या करना चाहिए, इस बार मैं सिंपल ग्राफ ड्रॉ करूंगा. बोलूंगा भाई ऐसा है कि हमारा जो राइट साइड का पोर्शन है वो तो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जो फर्क पड़ेगा वो कहां पड़ेगा, लेफ्ट साइड वाले पे. ओके, तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स हो गए. अब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है बेटा, आप सभी से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है ना. मेरे क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा. तो बहुत मुश्किल सा सवाल नहीं, बहुत छोटा सा सवाल है ना. अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे एनर्जीज को लिखना चाहूं, मैं मान लो कि इसको V01, इसको मैं V01, इसको मैं V02 और इसको मैं V03 मानता हूं, है ना. तो ये बताओ कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ है, एनर्जी सबसे कम कहाँ है. हाँ एग्जैक्टली बेटा, यू कैन से दैट एनर्जी इन वन इज ग्रेटर देन टू, इट इज ग्रेटर देन एनर्जी इन थ्री. तो दीज आर द टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर. अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप आराम से बेटा ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. ठीक है ना. कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे जल्दी से बता दो. यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में आपने किस चीज को चेक किया, आपने देखा इंटेंसिटी डिफरेंट थी, एनर्जी सेम था. इन सेकेंड केस एनर्जीज आर डिफरेंट, इंटेंसिटी इज सेम. इंटेंसिटी सेम हुई तो सैचुरेशन करंट सेम हो गया. कैन यू प्लीज रिपीट द कॉन्सेप्ट. एक्चुअली बेटा मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा था, मैं आपको दो क्वेश्चंस बता रहा था. पहले क्वेश्चन में मुझे बोला गया था इंटेंसिटी सेम रखिए और आप एनर्जीज इंटेंसिटीज डिफरेंट रखिए, एनर्जी को सेम रखिए, ग्राफ कैसा दिखेगा. तो इंटेंसिटी अलग अलग आई है तो हमारा जो सैचुरेशन करंट है वो अलग अलग आया है. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम. इन द सेकेंड केस एनर्जीज आर डिफरेंट,
intensity is same. So this time saturation current is same, but we have different stopping potentials. हमारे पास stopping potential की वैल्यू अलग अलग आ गई है. ओके, सो यहां से अब मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं. आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट क्या, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे. बट एक नाम हम लोग को थोड़ा सा जानना है, वो मैं हल्का फुल्का आपको बता दे रहा हूँ. एक्चुअली यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इट इन द केमिस्ट्री पोर्शन. आप केमिस्ट्री में इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हो. मैं बस फिजिक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत इसका आपको एनालाइज करा देता हूँ, है ना, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाए तो हम उसको सब मतलब सॉल्व करने के लायक कम से कम बन जाए. ठीक है ना. तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेम इज डेविडसन, नॉट डेविडसन बेटा, इट इज डेविसन. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. ओके, जर्मर एक्सपेरिमेंट. ओके, क्या है इसको समझते हैं. तो देखो ये सब जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, दीज एक्सपेरिमेंट्स आर बेसिकली, क्या हुआ, E1 E2 E3 नहीं समझ आया. ओके बेटा, आज आप लोग जो है ना, आज अलग ही फॉर्म में लग रहे हो. लगता है फेस्टिव मूड चालू हो गया है ना. तो फेस्टिवल वाले मूड में मैं आपका लगता है आज स्पॉइलर बन जा रहा हूँ, है ना. मैं थोड़ा स्पॉइल कर रहा हूँ. नहीं बेटा, आज थोड़ा सा लग रहा है मुझे, है ना. कुछ तो आज अलग है ना. चलो कोई बात नहीं. एक्चुअली बेटा ये सारी चीजें हम लोग इतनी बार सुन चुके हैं ना अब, कि अब ये सब क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर, मुझे जब सुनने को आ रहा है तो अजीब लग रहा है कभी कभी, है ना. तो अगर हम इस ग्राफ को देखें बेटा, तो आप ये बताओ मैक्सिमम मुझे कहां पे एनर्जी लगानी पड़ रही है रोकने के लिए. जहां पे हमारा वोल्टेज सबसे ज्यादा है. तो जहां वोल्टेज सबसे ज्यादा है वहां पे हमने क्या किया होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी दी होगी. तभी तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रही होगी, और उसको रोकने के लिए मुझे सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा होगा. ओके, तो ये सिंपल सी बात थी हमारी, कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, एनर्जी को अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है तो मुझे उसके रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करना पड़ रहा है उसकी वैल्यू मुझे ज्यादा लेनी पड़ रही है. डन. अब ठीक है. ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं. मैं आपको बताने जा रहा था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. तो मैं सबसे पहले ये बोलूं कि इसकी जरूरत क्या है. तो जरूरत बहुत ही सिंपल सी है. हम लोग डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकालते हैं. डी ब्रॉगली का वेवलेंथ हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना. अब ये जो डी ब्रॉगली का वेवलेंथ हम लोग देख रहे हैं, इस डी ब्रॉगली के वेवलेंथ को कहीं ना कहीं से तो जस्टिफाई भी किया गया होगा ना. भाई ये सही में हमारे आंसर को सही सही निकाल के देता है ना. हम इलेक्ट्रॉन के लिए इसे यूज कर रहे हैं, प्रोटॉन के लिए यूज कर रहे हैं, मैटर के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये सही से देता है. तो डेविसन और जर्मर जो थे बेटा, इनका काम ये रहा कि इन्होंने ये हमें प्रूव करके दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा वेव नेचर को फॉलो कर सकता है, क्योंकि हमारा जो लैम्डा निकल कर आता है हमारे डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से, और जो थियोरेटिकली निकाला गया था रूट अंडर 150 डिवाइडेड बाई वी के हेल्प से, है ना. ये दोनों आंसर्स जो थे, ये दोनों आंसर्स सेम थे. तो इनका काम क्या रहा, इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो है दोनों नेचर से सॉल्व करके, मतलब जो सेकंड नेचर है हमारा वेव नेचर, उससे भी उसके लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये क्या था, डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट का मतलब हमारा जिस्ट था. अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आता हूं, इसे प्रूफ कैसे करते हैं. तो प्रूफ करने के लिए आपने ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ा है क्या. हैव यू लर्न ब्रैग्स इक्वेशन. नहीं पढ़ा. ओके, अगर नहीं पढ़ा तब तो दिक्कत हो जानी है. एक्चुअली बेटा निकल क्रिस्टल के बारे में हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ना था. चलो मैं हल्का फुल्का इसका आइडिया फिर दे देता हूँ. जस्ट अ मिनट बेटा. चलिए बेटा, हम लोग करते क्या है, हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन में, हाँ ब्रैग्स इक्वेशन में बेटा हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक निकल का क्रिस्टल होता है. उस निकल के क्रिस्टल पे हम लोग कुछ रेस को इंसिडेंट कराते हैं, है ना, जिनका मान लो कि वेवलेंथ जो होगा वो लैम्डा के बराबर होगा. तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन,
है ना। वहां मुझे सबसे पहले एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है जहां हम कहते हैं कि हमारा 2d साइन थीटा जो है वो एन लैम्डा के बराबर है ना। हाँ एग्जैक्टली बेटा, यही है हमारा ब्रैग्स इक्वेशन। ये जो अभी आपने लिखा है अभिनव, यही है आपका ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है ना। तो हाँ, ब्रैग्स इक्वेशन की ही मैं बात कर रहा था। तो हमारे पास है क्या बेटा, वी हैव, आई विल राइट ऑन अ निकल क्रिस्टल, ऑन अ निकल क्रिस्टल, हमारे पास एक निकल का क्रिस्टल है। उस क्रिस्टल के ऊपर क्या है, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग एक्सरे, अ diffraction pattern is obtained by using एक्सरेज। और जब हम वहां पे ऐसे मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न को निकाल रहे होते हैं तो वहां कुछ चीजें हमें दी हुई हैं, जैसे एक्सरेज जब हम ले रहे हैं तो एक्सरे का वेवलेंथ मुझे दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमें क्या गिवन है, लैम्डा के इक्वल दिया हुआ है। तो बाई ब्रैग्स इक्वेशन आप लिख सकते हो, बाई ब्रैग्स इक्वेशन वी कैन राइट 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, मुझे पता है, मैं 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं, फिर ये ऊपर से नीचे आएगा, है ना। मान लो बेटा कि हमारे पास इस तरह का ये क्रिस्टल होता, तो आप सोच के देखो, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई और वापस से यहां निकल गई। तो ये जो पोर्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है बेटा, ये जो लेंथ मुझे मिल रहा है, अगर मैं इस लेंथ के बारे में बात करूं, जो एडिशनल लेंथ है, इसको जब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सॉल्व करके निकालने की कोशिश करते हैं, थीटा को यूज करते हुए निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, द रिजल्ट इज नथिंग बट 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये एक्चुअल में हमारे लिए है नहीं इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में मैंने जैसा कि बोला, आपसे कोई ब्रैग्स इक्वेशन पे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाना। हाँ, लेंथ बेटा यहां से यहां तक की लेंथ, ये जो लेंथ है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये डी होता है। अब मैं प्रूफ नहीं कर रहा बेटा, प्रूफ नहीं कर रहा, प्रूफ करता तब ना सारी चीजें दिखाता। प्रूफ एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोग को तो सीधे सीधे लिखना था कि अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन दिस 2d sin theta is equal to n lambda and after that I will explain the things। बट आप ब्रैग्स इक्वेशन जान नहीं रहे थे, तो मैं आपको बस दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वी हैव अ क्रिस्टल, ऑन दिस क्रिस्टल वी आर जस्ट इंसिडेंटिंग सम रेज। हम इसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ रेज को इंसिडेंट कराते हैं, रेज हमारी यहां से रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट भी होती है। तो ये जो दो रेज हमारे पास आ जा रही हैं, ये एक दूसरे के साथ एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देते हैं। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली बेटा। तो एक्चुअल में देखो, सच में मैं बोलूं तो लेवल 2 में देने का मतलब है कि ये वहां भी आपके काम का नहीं है ना। तो बस आप इस इक्वेशन को ध्यान में रख लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको ये सिंपल वे में बस ध्यान में रख लो तो ये ज्यादा है आपके लिए, काफी है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 2d साइन थीटा क्या है, इट इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। यहां से वी विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये थीटा क्या है, तो थीटा हमारा वो एंगल होगा बेटा जहां पे हम लोग अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पाएंगे। थीटा हमारा वो एंगल होगा जहां पे अगर हम इन रेस को इंसिडेंट कराते हैं तो वी विल गेट आर डिजायर्ड रिजल्ट, है ना। तो इससे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम एक प्रैक्टिकली यहां से एक लैम्डा की वैल्यू, सॉरी एक वैल्यू लैम्डा की यहां से हम निकालते हैं, है ना। ये जो इक्वेशन है, आप ध्यान से देखो तो क्या यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको थीटा पता हो तो यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम हियर। आपके पास डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी, और यू कैन से दैट एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m इंटू क्यू वी। वहां से भी आप लैम्डा निकाल सकते हो। तो ये जो दोनों लैम्डाज आ रहे हैं, ये दोनों लैम्डाज अगर एक दूसरे के बराबर आते हैं तो यहां से हम अपने कॉन्सेप्ट को बेटा, हम लोग जो पार्टिकल, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग चार्ज पार्टिकल मान रहे हैं, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये हमारा वेव नेचर को भी फॉलो कर सकता है। इज इट ओके, इज इट फाइन। सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन है, यहां से लैम्डा हम निकाल रहे हैं। वी हैव डी ब्रॉगलीज इक्वेशन,
हमारे पास क्या है, एक डी ब्रॉगलीज इक्वेशन भी है, हम वहां से भी लैम्डा को निकाल रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी, और यू कैन से दैट एच डिवाइडेड बाई 2m इंटू क्यू वी। तो ये दो तरीके हैं जहां से आपने यहाँ पे लैम्डा निकाला है। और लैम्डा निकालने के बाद आप देख रहे हो कि ये जो दोनों लैम्डाज हैं दे विल मैच, बोथ द लैम्डाज आर मैचिंग, both the values of lambda is matching. It just, ये क्या हमें बस प्रूफ करके बताता है, ये प्रूफ करके बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे वेव और पार्टिकल दोनों तरह के बिहेवियर को शो कर रहा है। क्योंकि पहला वाला जो है वो पहला वाला जो है वो पार्टिकल बिहेवियर है। हम लोग याद होगा रिफ्रैक्शन थ्रू थिन फिल्म पढ़े थे, क्या कॉन्सेप्ट वैसा ही मिलता जुलता कुछ मैंने अभी आपको दिखाया था। वहां पे हम रे ऑप्टिक्स को मानते हुए काम, मतलब रेस को फॉलो करके लेंथ निकाल रहे थे, है ना। वहां से हम लोग लैम्डा को निकाले। तो फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा ब्रैग्स इक्वेशन, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट कि ये हमारा पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। एंड द सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटिंग दैट कि ये हमारे पास क्या है, हमारा वेव नेचर शो कर रहा है। यू आर जस्ट रिलेटिंग बोथ ऑफ देम एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर गेटिंग द रिजल्ट। आप उसी के हेल्प से क्या कर रहे हो, आप अपने रिजल्ट को पा रहे हो यहाँ पे। इज इट फाइन? मैंने बोला बेटा, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ में, डी ब्रॉगली वाले में क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली में हम बोलते हैं कि हमारा कोई भी पार्टिकल जो है वो भी इस इक्वेशन को फॉलो कर सकता है। सो हम बोलते हैं कि हमारा पार्टिकल है जो कि इस नेचर को फॉलो कर रहा है। और यहाँ हम डिफ्रैक्शन को किस चैप्टर में पढ़ते हैं, किस टॉपिक में पढ़ते हैं, किस टॉपिक में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। क्यों वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से हम ये साबित कर सकते हैं कि ये किसको फॉलो कर रहा है, ये हमारे वेव नेचर को फॉलो कर रहा है। तो यहां से मैंने बताया वेव नेचर, यहां से बताया मैंने पार्टिकल नेचर, दोनों से सेम आंसर होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर को फॉलो कर रहा है। ओके, सो यू शुड राइट बोथ द वैल्यूज ऑफ लैम्डाज आर मैचिंग, सो वी कैन से दैट कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये बोथ द नेचर्स को फॉलो कर रहा है। तो आई एम राइटिंग हियर, यही लिख देता हूं मैं, सबसे अच्छा है। इलेक्ट्रॉन हैज बोथ द नेचर्स वेव एज वेल एज पार्टिकल। सो दैट्स एनफ। इतना देखो, मैं इतनी कहानी आपको आज स्किप भी करना चाह रहा था, बताना भी नहीं चाह रहा था। कोई नीड किसी चीज की हो तो उसे पढ़ना अच्छा लगता है, ना नीड हो तो टाइम वेस्ट लगता है। जैसे मुझे ये 15 मिनट टाइम वेस्ट लगा, है ना। इसलिए लगा टाइम वेस्ट क्योंकि हमें सिंपल वे में एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना था। मैं भी इतनी देर से आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, शायद नहीं अच्छे से बता पा रहा था। इसीलिए आप लोगों के डाउट्स इतने सारे आ रहे थे, है ना। डेविडसन एंड जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली एक काम आता है, किस चीज के काम आता है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को भी फॉलो करता है, ये पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करता है, इस बात को प्रूव करने के। हम यहाँ पे दो थियरीज को यूज करते हैं। एक हम ब्रैग्स इक्वेशन को यूज करते हैं, उसके लिए हम निकल का एक क्रिस्टल लेते हैं, उस क्रिस्टल के ऊपर हम कुछ एक्सरेज को इंसिडेंट कराते हैं और उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहां से हम एक लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, हम लोग जब इसी के वेव नेचर को दिखाना चाहते हैं, सॉरी इसके पार्टिकल नेचर को दिखाना चाहते हैं, तो हम डी ब्रॉगली के इक्वेशन को देखते हैं। वहां से लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m⁴ निकल कर आता है। इन दोनों जगह से जो लैम्डा की वैल्यू आती है इट इज एग्जैक्टली सेम, ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम होती है, और एग्जैक्टली सेम हो रही है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इस बात को साबित करने में काम आ जाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बोथ द नेचर्स को फॉलो कर रहा है। इज इट ओके, इज इट फाइन? सो इतना छोटा सा बात है जिसको आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा इस पे कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है।
ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट है एक, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम सुन के समझ सकते हैं दैट्स सफिशिएंट फॉर अस। इज इट फाइन? अब देखो, मेरे आपकी जगह पे मैं होता तो मेरे दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं मैं ये बताता हूँ। सर, आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हो और मूव करा रहे हो किसको? एक्सरे को। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो एक्सरेज आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, एक तरह से बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हम एक्सरेज को यूज कर रहे हैं। ये मेरा इसका रिप्लाई होता है। तो आपसे पूछा ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन जा सकता है यहां से। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट्स नाउ। क्या अब आपके दिमाग में क्लियरिटी आ रही है? यस और नो? ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये अच्छा लगा मुझे अब सुन के कि इतनी बात आपके दिमाग में अब चली गई। सो नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर पहले मैंने लैम्डा 1 लिया है, इसकी वैल्यू लैम्डा के इक्वल थी, वहां जो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास निकल कर आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट, इट इज इक्वल टू के नॉट। ओके, नाउ आई एम जस्ट बेटा taking second lambda, its value is equal to lambda by 2. Now we will have some kinetic energy, that is kinetic energy 2. You have to find its value. Our first choice is uh, twice of k naught. Second choice is uh, kinetic energy 2 is greater than twice of k naught. My third choice is kinetic energy of 2 is less than twice of k naught. And the fourth choice is data is not sufficient. Data is not sufficient. Okay, so how you will solve the question? आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? देखो, जहां पे मैंने अभी लैम्डा से एक क्वेश्चन दिया है, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन से दैट हियर न्यू एंड टू न्यू से भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता था, है ना? तो इन दोनों से भी इस क्वेश्चन को मैं दे सकता था, मैं इन दोनों से भी दे सकता हूं। ठीक है ना? तो मैंने आपको बोला बेटा कि हमने क्या किया है, सिंपल वे में एक क्रिस्टल, एक मेटल सरफेस लिया है, उसके ऊपर मैंने पहले लैम्डा की रेज इंसिडेंट कराई है, लैम्डा के वेवलेंथ वाली, वहां से मुझे काइनेटिक एनर्जी जो मिली है इट इज के नॉट। नाउ आई एम जस्ट इंसिडेंटिंग अनदर रे विच हैज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, जिसका वेवलेंथ हमारा लैम्डा बाई 2 के बराबर है। ऐसे केस में मुझे काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए? क्वेश्चन इज क्लियर? योर ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बेटा, है ना? क्या ये क्लियर है? ओके, वेरी गुड। एंड आपके आपकी तरफ से बेटा सही आंसर भी आ गया। ओके बेटा, अगर मैंने पहली बार और दूसरी बार में कुछ उल्टा बोल दिया है तो प्लीज आप उसे करेक्ट कर लो। फाइनली जो मैंने बोला है उसे ध्यान में रखो। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग मुझसे हो गया हो, है ना? आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जहां आप देख रहे हो वो वेव को बताने के लिए है, और जो आपका सिंपल बेटा डी ब्रॉगली है वो यहाँ पे पार्टिकल नेचर को बताने के लिए है। तो इन दोनों से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, ओके। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और अब ये क्यों है, कैसे है, आई एम जस्ट प्रूविंग इट। मैं लिखता है सबसे पहले एच सी बाई लैम्डा is equal to hc by lambda naught, और I am directly writing phi naught here, है ना? phi naught प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं ऐसा लिख सकता था फर्स्ट इक्वेशन? नाउ टेक द सेकेंड वन। जैसे ही मैंने लैम्डा बाई 2 किया, ये बन गया होगा 2hc बाई लैम्डा, इट इज इक्वल टू phi naught प्लस ke2। एवरीवन, आर यू ओके विथ इट? नाउ आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग इट विथ 2, और इससे मैं एक थर्ड इक्वेशन बना रहा हूं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाता है? 2hc by lambda is equal to 2 phi naught plus 2 k naught. Yes or no? Now just compare both. देखो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ देम, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के नॉट प्लस फाई नॉट। और बेटा ये एनी टाइम क्या होगा? 2 के नॉट से बड़ा होगा। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डन? तो यू कैन डू द सेम थिंग फॉर
आप इसी चीज को, सेम चीज को बेटा किसके लिए, न्यू के लिए भी लेकर कर सकते थे। ओके, होपफुली बेटा आपका पॉइंट ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, दिमाग में चली गई बात बिल्कुल। चलो, ओके ओके, उससे कैसे आ गया बेटा, उससे ऐसे पता नहीं कैसे आ गया, है ना। उससे अगर आया है तो हम यहाँ पे उसे नहीं मान के चलेंगे बेटा, वो मतलब वो गलत वे से आ गया। दिस इज द करेक्ट वे बाय विच वी विल गेट द रिजल्ट, है ना। ठीक है, तो वो जो आपने काम किया है वो करेक्ट था नहीं एक्चुअली। ठीक है, नहीं बेटा वहां से नहीं होगा, क्योंकि वो जो लैम्डा आप ले रहे हो ना, वो तो सिंपल एक किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हो ना आप, दो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं ये। आपको मैंने बताया भी था, डी ब्रॉगली इज डिफरेंट एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफरेंट। डी ब्रॉगली सिर्फ क्या बताता है कि अगर हमारे पास इतनी एनर्जी है तो लैम्डा क्या होने वाला है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कुछ एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी देते हैं किसी सरफेस पे, और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसे हम यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मानते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो फिर नाउ आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द क्वेश्चंस पार्ट बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चल रहा हूं जो कि आपके पैकेज से लिए हुए हैं, एंड आई एम डूइंग द क्वेश्चन वन बाय वन। कॉन्सेप्ट, अब मतलब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे यहाँ पे मैं किसी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, फोटॉन्स को इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, और वहां हम किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करा के उसकी उसके लैम्डा के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों कैसे सेम हो सकता है। हम यहाँ पे फोटोन का लैम्डा ले रहे हैं, हम थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कंसीडर कर रहे थे क्या हम, नहीं ना। देन चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। अ फोटो सेंसिटिव metallic surface is illuminated with light of wavelength 3100 angstrom and 6200 angstrom. It is observed that maximum speeds of the photoelectron in two cases are in ratio 2:1. Okay. The work function of the metal is, आपको क्या करके बताना है, इसका वर्क फंक्शन निकाल के बताना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सीखते हैं। बेटा आप लोग इतनी जल्दी कैसे आंसर दे रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब इसमें आ जा रहा हूँ, शक में आ जा रहा हूँ, कैसे इतनी जल्दी आंसर दे रहे हो। मैं बिना कैलकुलेट किए नहीं दे सकता, आप कैसे दे रहे हो आई डोंट नो एक्चुअली। सेम क्वेश्चन नहीं है बच्चा, अगर ये सेम क्वेश्चन होता तो इस रेशियो को कहीं ना कहीं यूज करना होता ना। देख लो आप ध्यान से, यहाँ जो एनर्जी है इट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ जो एनर्जी है इट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम एनर्जी ही दे रहे हैं और फिर काइनेटिक एनर्जी भी निकाल रहे हैं, तो वर्क फंक्शन 2 कैसे हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी तो 0 होनी चाहिए थी ना वैसे केस में। तो हम लोग हर बार एक मिस्टेक कर रहे हैं। हम लोग, दो फंक्शंस हैं, दो चीजें हैं बेटा। जब आप किसी को कोई एनर्जी देते हो तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज टू जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम द सरफेस, एंड द सेकेंड वन इज इट्स एक्वायर्ड एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे हर बार एक पार्ट को मिस कर जा रहे हैं, जैसे पिछली बार भी आप एक पार्ट को मिस कर रहे थे, यहां भी हम लोग एक पार्ट को मिस कर जा रहे हैं। सो प्लीज कंसंट्रेट हियर, मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट पे लेकर आता हूं। हमने इसको जो एनर्जी दी है इट इज एच सी बाई लैम्डा, इट इज इक्वल टू फाइव प्लस सम काइनेटिक एनर्जी। तो आई एम राइटिंग काइनेटिक एनर्जी 1 हियर। लैम्डा मेरे पास 3100 है ना। आई हैड डन दिस क्वेश्चन दैट्स वाई। बेटा अंशिका मुझे लग रहा है लेकिन फिर भी सेकंड चॉइस तो गलत होगा, सेकंड चॉइस नहीं आया होगा आंसर आपका, है ना। सेकंड चॉइस अगर आपका आंसर आया है तो गड़बड़ हो गया है ना। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, देखते चलते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर लैम्डा की वैल्यू को 3100 पुट करता हूं तो आई विल राइट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1। Okay, and here you can say that it is observed that maximum speeds of the photoelectrons in two cases are in ratio 2:1. It means अगर इस केस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 4 है तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी 1 होने वाली है ना। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड भी कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी 1
divided by kinetic energy 2 is nothing but 4 divided by 1. Are you getting my point? ये पॉइंट भी आपके दिमाग में क्लियर है क्या? क्लियर है? सो नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं. आई विल राइट दिस टाइम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 5 प्लस Ke2. क्या ऐसा लिखने में भी कोई दिक्कत था क्या? ओके, सो नाउ अब मुझे करना क्या है यहां पे? आई विल राइट Ke1 इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ Ke2. तो इस इक्वेशन को थोड़ा बदल देता हूं मैं. I will write 4 electron volt plus, 4 electron volt is equal to 5 plus 4 times of Ke2. Okay. So now just beta use these two equations for getting your result. आप क्या करोगे? दो दो अननोन है, 5 भी है, Ke भी है, तो एक को तो हटाना ही पड़ेगा. फॉर रिमूवल ऑफ वन व्हाट यू हैव टू डू? मैं तो करता सिंपली क्या कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता. मेरे पास एक इक्वेशन आ जाता है 8 EV is equal to 4 times of phi plus 4 times of Ke2. और मेरे पास नीचे क्या इक्वेशन आता है? 4 EV is equal to phi plus 4 times of Ke2. Now just subtract these two to get your result. Subtract कर दो इनको. यहां से 4 EV आएगा, ये हमारे पास 3 phi आएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. The answer for phi is 4/3. Third option is the correct option. Okay, done. ओके बेटा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट था आपका. ये वे होगा, प्रॉपर वे होगा फॉर डूइंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देखो मुश्किल सवाल नहीं होते हैं, समझने की बात है. बस समझ लिया तो देखो कोई मुश्किल था क्या? वी कैन इजिली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो ऑलवेज स्टिक विद द इक्वेशन, दे विल हेल्प यू अ लॉट. काफी जरूरी है बेटा, इक्वेशंस एकदम स्टिक करना है उनके साथ. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन. थोड़ा जल्दी जल्दी भी करते हैं. आई हैव टू सॉल्व 5 मोर क्वेश्चंस. थोड़ा सा बढ़ाते हैं स्पीड को. देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है ना? बाय मिस्टेक लगता है मुझसे काफी आसान क्वेश्चन पड़ गया आपके लिए. ठीक है, तो मैं इसे ऐसे ही सॉल्व कर दे रहा हूं. बहुत आसान सा है बेटा. यहां पे है क्या हमारे पास? hc/λ इज इक्वल टू 5 प्लस Ke. यही है ना? और अगर आपसे यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल ही पूछा गया है तो यू शुड राइट EV0. कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ एग्जैक्टली बेटा. सो दिस hc/λ इज नथिंग बट 12400 divided by 2000, and here the value is given, it is 5.01. it is equal to EV0. so now just rearrange them. rearrange करोगे तो वैल्यू आएगी 6.2 minus 5.01 is equal to EV0. so the value of V0 is nothing but around 1.2 volt. is it fine to you? is it fine to you? निधि कोई परेशानी बेटा? निधि एंड प्रिया, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मुझसे ये बाई चांस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसमें कोई जान था नहीं एक्चुअली. ठीक है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया था. नहीं बेटा कोई नहीं, बार बार हम लोग भी क्या लिखते हैं? Ke max लिखते हैं. क्यों Ke max लिखते हैं? मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था ना, Ke max क्यों लिखते हैं? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हम इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वाली एनर्जी को लेते हैं. उससे कम जो रही होगी मुझे तो पता ही नहीं है ना, है ना? मान लो कि मैं तो जो भी जो फोटॉन्स भेज रहा हूं वहां पे, उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या जो मिनिमम वेवलेंथ है, हम उसको जज करते हुए काम कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, कि मुझे सबसे सबसे जो तेज भाग रहा है उसको रोक लेना है. बाकी तो अपने आप रुक ही जाएंगे, उससे कम वाले तो हम रोक ही लेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन. ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ये उससे अलग है. देखो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का जो 2 पैटर्न्स है ना, उसको स्प्लिट करना भी आना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन डी ब्रॉगली से बनने वाला है, कौन सा आइंस्टीन इक्वेशन से बनने वाला है. तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डी ब्रॉगली देखा, मेरे दिमाग की घंटी तुरंत बज जानी चाहिए कि ये तो डी ब्रॉगली का क्वेश्चन आ गया. यहाँ पे मुझे डी ब्रॉगली वाले कॉन्सेप्ट को लगाना है. सो नाउ आई विल स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन.
an electron of mass m and initial velocity v naught. So if I am interested in writing its initial de Broglie's wavelength, I can easily write h divided by mv naught here. क्या इसको लिखने में कोई भी संकोच, कहीं पे कोई संदेह करना चाहिए था? नहीं. Now come to the second one. Now बेटा you are just keeping it inside the electric field. अब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या वो एक्सेलरेट नहीं होगा? होगा एक्सेलरेट. तो एक्सेलरेट होगा तो पहले ये देखो किस डायरेक्शन में होगा, और एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी तो डी ब्रॉगली का वेवलेंथ बदल जाएगा. क्या ये बात हम आराम से समझ सकते हैं? इज इट ओके टू यू? सो नाउ सी हियर, वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. सो अगर चार्ज को हम लोग देखें, नेगेटिव चार्ज को देखें, उसके ऊपर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा होगा. सो आई विल राइट v डैश इज इक्वल टू v नॉट को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, एक्सेलरेशन के जगह मैं लिखता हूं e इंटू कैपिटल ई नॉट डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इज इट एनी प्रॉब्लम बेटा? e naught is representing force. You are dividing it with mass to get the value of acceleration and multiplying it with time to get the final result. ये e naught क्या है हमारा? This e naught is force. You are dividing it by mass. आप इसे डिवाइड कर रहे हो मास से, तो you are getting acceleration. This one is nothing but acceleration. Is it fine? So now just put the value. अब आप यहां पे लैम्डा डैश निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे? h डिवाइडेड बाई m इंटू वी नॉट प्लस e इंटू कैपिटल ई नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई m. नाउ जस्ट सॉल्व द इक्वेशन टू गेट योर रिजल्ट. आप बोलोगे सर यहां तो आंसर सब लैम्डा नॉट के टर्म्स में है, कैसे लिखें इसे? कोई बात नहीं है बच्चों, मैं यहां से क्या करता हूं, v नॉट को कॉमन निकाल लेता हूं. आफ्टर टेकिंग v नॉट कॉमन यू विल गेट 1 प्लस e naught into t divided by m into v naught. Is it fine or not? So this one is basically h by mv naught. क्या इसको हम लोग lambda naught लिख सकते हैं? This one can be taken as lambda naught. So the answer is lambda naught divided by 1 plus e naught multiplied by t divided by mv naught. ये हमारे पास हमारा आंसर हो गया. डन? ओके बेटा, मैं सारे पॉइंट्स बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं. देखो सबसे पहले सेकंड लास्ट पॉइंट तो मैथमेटिक्स था बेटा, मैंने वी नॉट को कॉमन निकाल लिया बस. सेकंड लास्ट पॉइंट में मैंने वी नॉट को कॉमन निकाल लिया. वी नॉट को कॉमन निकाला तो यहां से मेरे पास 1 बची और दूसरे साइड हमारे पास ई नॉट टी डिवाइडेड बाय एम वी नॉट बचा. हाँ बेटा, अगर डी ब्रॉगली है, मास दिया हुआ है तो डी ब्रॉगली ही हो सकता है ना? क्योंकि पार्टिकल नेचर को बताने के लिए तो काम उसी को आना है ना, तो वहां से भी आप इस बात को जज कर सकते हो. ठीक है. एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा था, इसलिए मुझे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी. आपको याद होगा मैंने जब एनर्जी सिखाया था तो मैंने बोला था कि आप इस HC को आराम से बेटा 12400 लिख सकते हो, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है, चीजें वही की हुई हैं ऑलमोस्ट, है ना? तो इसलिए आपको लिखने की कोई नीड है नहीं. अब आप इसको C से मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे ही बेटा 3 इंटू 10⁸ से, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. आपको सेम वैल्यू मिलनी है, आप चेक करके देख लो, है ना? आप चेक करो 3 इंटू 4 लगभग 12 ही आ रहा है आपके पास, और देखो उसके बाद की वैल्यू आपकी वही है. होपफुली नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ओके चलो फिर. ऐसे एक पॉइंट मुझसे और मिसिंग है अभी, इसको और छोटे यूनिट्स में लेके जाना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत और भी कैलकुलेशन बचेगा. क्यों दिमाग लगाना है जब हम आराम से वैल्यू जानते हैं? तो ओके हो गया क्या हार्वितिक? तो चलो बेटा जल्दी से, अभी मेरे पास 3 क्वेश्चंस और हैं, वी हैव ओनली 5 मिनट्स. सो जल्दी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m with d Broglie wavelength lambda falls on a target of X-ray tube. The cutoff wavelength lambda of the emitted X-ray is. ऐसे तो ये एक्सरे में पढ़ना चाहिए था हमें, बट चलो यहीं पे दे दिया है, कोई बात नहीं. हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसके बारे में समझते हैं. देखो वी नो दैट कि अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात की गई है तो इट कैन बी रिटन एज
एच डिवाइडेड बाई 2m इंटू ई। क्या आराम से ऐसा मैं लिख सकता था बेटा? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस? हाँ एग्जैक्टली बच्चों, एग्जैक्टली आपका आंसर करेक्ट है। अब कट ऑफ वेवलेंथ की बात की गई है। कट ऑफ वेवलेंथ कैसे निकालोगे बेटा? हाउ यू विल गेट द कट ऑफ वेवलेंथ? तो वी नो दैट E can be written as hc divided by lambda naught. So from here you can write lambda naught is hc divided by E. So just take the value of E from here and put it there. यहां से निकालो और इस जगह पे डाल दो। यही करना होगा ना? तो जस्ट इसको यहां पे पुट करो बेटा, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है? द ऑप्शन इज एच सी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। एक एच से एक एच तो आपका कैंसिल हो गया। लैम्डा नॉट का आंसर आ जाएगा 2mc लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं, हो सकता है आपके दिमाग में ना आया हो। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बेटा, तो अगर हम इसको फिर से समझ लें एक बार, ध्यान से दिमाग में बिठा लें। मैंने बोला डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, क्या ये लिखने में कोई परेशानी? नाउ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, कट ऑफ वेवलेंथ की बात की गई है। वी नो दैट एनर्जी इज एच सी बाई लैम्डा नॉट। फाई की बात की गई है, एक तरह से फाई को निकालने की जरूरत हो रही है। फाई को मैं एनर्जी भी तो कह सकता हूं ना, तो वी कैन राइट दिस ई इज नथिंग बट एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। नाउ जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज एच सी बाई ई। ई की वैल्यू कहां से निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। जस्ट पुट द वैल्यू टू गेट योर फाइनल रिजल्ट। डन? शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट वन? ओके, दैट्स ग्रेट। सो जल्दी से बेटा अगले को देखते हैं। ये पढ़ाया हुआ है तो आई एम जस्ट स्किपिंग इट। स्किप कर जाऊं? कौन सा चॉइस है इसका? हाँ एग्जैक्टली exactly. आपको सीधे सीधे पढ़ा दिया था मैंने, है ना? तो इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए अब कोई मुश्किल नहीं रह गया, लेकिन करो जल्दी से, सोच के देखो क्या आएगा आंसर। ओके, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूं। 2h न्यू नॉट इज इक्वल टू 5 प्लस के ई वन। नाउ हियर you should write 5h nu naught is equal to 5 plus ke2। ये दो बातें तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर है ना? और देखो सबसे अच्छी चीज है कि न्यू नॉट मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, मतलब फाई की वैल्यू एच न्यू नॉट है, ये मुझे बता ही दिया गया है। तो आई विल राइट के ई वन फ्रॉम हियर, इट इज नथिंग बट एच न्यू नॉट, एंड के ई टू फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, it is nothing but 4 times of h nu naught. If you take their ratio, you will get 1/4 as your result. और बेटा velocity तो just उसका root होगी ना, so 1/2 is the final result. You should write first option is the correct one. Hopefully बेटा आप सभी को ये भी clear हो गया होगा। देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो, आपने पहले एनर्जी कितनी दी है? 2 न्यू नॉट से, बाद में दी है 5 न्यू नॉट से, तो दोनों जगह पे 5 तो सेम ही होना है। आपको के ई वन और के ई टू निकालना है। द रेशियो ऑफ के ई वन एंड के ई टू इज 1/4, सो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज इज 1/2 हियर। डन? देखो अब मैं आपको आज कंट्रोल देने वाला था, आप कुछ भी नहीं कर पाया। आज आप लोग फेस्टिव मूड में आ गए थे ज्यादा, है ना? तो किसको किसको कंट्रोल देने का मन था? किसको कंट्रोल दिया जाए? चेक करूं? आहारवितिक मैं तुमको दे रहा हूं बेटा, मैं चेक कर रहा हूं क्या दे सकता हूं मैं तुम्हें। वीडियो कंट्रोल तो हो नहीं रहा बेटा। वीडियो कंट्रोल दिया तुम्हें, दिख रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं। चलो फिर तो बातें बाद में करते हैं फिर, है ना? मैं वापस से आ जाता हूं।
15-16 सेकंड बचे हुए हैं। लेट मी विश फर्स्ट, आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आप लोगों के लिए दिवाली बहुत ही अच्छा हो, सेफ रहे और इंजॉय करने लायक हो। ठीक है ना? सो बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन, एंजॉय द, जम के फेस्टिवल एंजॉय करो जितना ज्यादा